जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह चौहान और आज हम करियर एंड डिफेंस की सीरीज में बात करेंगे एक नए कोर्स की जिसका अभी हाल ही में नोटिफिकेशन इशू हुआ है और उसका नाम है नेवी एसएसआर और डब्ल्यू। एसएसआर इज सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स, जिसकी 2000 वैकेंसी अभी नेवी ने नोटिफाई करी है, और AA आर्टिफिसर अप्रेंटिस जिसकी 500 वैकेंसीज नोटिफाई करी हैं अभी नेवी ने। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट जब भी मिलते थे या जब भी उनसे बात होती थी इस बारे में पूछते रहते थे कि कब फॉर्म आएगा, कब फॉर्म आएगा। तो आप सब लोगों को ये बताना था कि अभी इसका फॉर्म आ गया है। बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत सारे डाउट्स हैं इसको लेके कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या जो 12th में अपियरिंग है वो भी फॉर्म भर सकता है, या जो 12th पास कर लिया जिसने वो फॉर्म भर सकता है, या कुछ बच्चों को ये डाउट था कि सर कितने % मार्क्स में हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये थोड़ी सा कंफ्यूजिंग सा इस बार इन्होंने फॉर्म को कर दिया है। और पहले बहुत सारे बच्चों को इस बात का भी डाउट था कि पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर ली है। वैसे तो नोटिफिकेशन बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आज कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा। जैसे हम बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, इसके साथ साथ दूसरा जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा वो किस तरीके का होगा, आपका मेडिकल कहाँ होगा, कैसे होगा, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और अभी ये जो नेवी एसएसआर का फॉर्म आया है इसकी ज्वाइनिंग अगस्त 2022 से ही है। दैट मीन्स अभी आप मार्च में है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सिर्फ 5 महीने हैं और उस 5 महीने में पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करके आपको अगस्त 2022 में इसकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। इसका नोटिफिकेशन कुछ टाइम पहले जारी हुआ है और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने डेट दी है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो 29 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर आप विंडो देखेंगे तो बहुत कम गैप है और पिछले साल रफली अबाउट 3.5 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा और इस बार जो वैकेंसी उन्होंने निकाली है उनमें से सिंपल सी बात उन्होंने बोली है कि अगर 2500 वैकेंसीज हैं तो जो एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर 10,000 कैंडिडेट का एडमिट कार्ड इशू करना है तो उसके लिए जो क्राइटेरिया होगा आपके एडमिट कार्ड आने का या आपके फॉर्म को सिलेक्ट करने का, वो क्या क्राइटेरिया होगा, अभी आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपकी एज 17 ईयर्स से 20 ईयर्स के बीच में है, और अगर टू बी मोर प्रिसाइज अगर मैं आपको एज बताऊं तो 1 अगस्त 2002 से लेके 31 जुलाई 2005 के बीच में, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। तो अगर इन दोनों डेट्स के बीच में आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। तो एज तो हो गया एक क्राइटेरिया, इसके साथ साथ आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो 12th में आपके मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि इससे कम में कट ऑफ आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पिछले साल के जो हमने कट ऑफ की लिस्ट देखी स्टेट वाइज उनमें से 70% से कम शायद ही कहीं पर थी। तो मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूं कि एवरेज कम से कम 70% में आपका कॉल आ सकता है। और 70% मार्क्स अगर आपके हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 10+2 में पास होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट अभी 12th में अपियरिंग है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। जिनके पास 12th की मार्कशीट अवेलेबल है वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें जो मैं एग्रीगेट की बात कर रहा हूं कि 70% से ऊपर होना चाहिए, तो एग्रीगेट आपका 3 सब्जेक्ट को मिलाकर निकाला जाएगा। उनमें से फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी है, और केमिस्ट्री और बायो और कंप्यूटर साइंस, इन 3 में से एक कोई और इसमें जोड़ दो। तो अगर इन तीनों को मिलाकर आपका परसेंटेज 70% से ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो ये फॉर्म कहां से फिल कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो देखिए, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको joinindiannavy.government.in की वेबसाइट में जाके वहां पर इस फॉर्म को फिल करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे सेंटर से भरते हैं तो वहां पर 60 रुपीज चार्जेस वो लेंगे आपसे। फॉर्म फिल करने के बाद एक काम और आपको भूलना नहीं है, वो ये है कि फॉर्म तो फिल कर दिया आपने, तो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आगे अभी हम बात करेंगे उसके बारे में पूरी डिटेल से, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको उनकी साइट पे अपलोड करना है। ओरिजिनल मार्कशीट लीजिए, उसको स्कैन कीजिए
और उसके बाद उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। यहां पर जो भी मार्कशीट आप अपलोड करेंगे, जब आप जाएंगे रिटर्न के लिए, तो आपको वही मार्कशीट अपनी वहां पर भी उनको शो करना है, तो उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने ये आपका स्कैन डॉक्यूमेंट मांगे। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो फॉर्म भरने से पहले अपना आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास अपना आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या और कोई दिक्कत परेशानी है, तो आपको ये काम अभी 29 से पहले कंप्लीट कर लेना। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए ये एक 3 स्टेज प्रोसेस है। 3 स्टेज प्रोसेस में हम बात करेंगे कि पहले आपका जो फॉर्म आप फिल करेंगे ऑनलाइन, उस फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग में क्राइटेरिया आपको बता दिया शॉर्ट लिस्टिंग का क्या है। शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो है आपके 12th के मार्क्स हैं और 12th के एग्रीगेट मार्क्स, जिसकी अभी मैंने बात करी। फॉर्म एक बार आपका शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका रिटन एग्जाम के लिए आपको कॉल किया जाएगा। रिटन एग्जाम और आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, दोनों एक ही दिन में हो जाएगा। पहले रिटन एग्जाम होगा और उसी दिन रिटन एग्जाम आपका 1 घंटे का एग्जाम होता है। 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उन 100 क्वेश्चन में 4 चीजें पूछी जाती हैं आपसे। एक तो आपका मैथ्स, जो 10+2 का मैथ्स है वो, इसके साथ साथ आपका इंग्लिश, इसके साथ साथ जनरल नॉलेज और इसके साथ साथ साइंस। और साइंस में भी स्पेशली फोकस उनका आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे उनमें ये 2 चीजों पे ज्यादा फोकस किया हुआ। इसके साथ साथ जब आपका 1 घंटे का पेपर हो जाएगा, जो 100 मार्क्स का पेपर है, और उसी दिन उस पेपर के बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी हो जाएगा। सेम डे ही फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाएगा। ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है और इस फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आपको क्या क्या देखा जाएगा वहां पे, तो मेनली 3 चीजें हैं। एक तो 1.6 किलोमीटर आपकी दौड़ देखी जाएगी, जो कि आपको 7 मिनट में करनी है और बहुत काफी टाइम है 7 मिनट में करने के लिए। इसके साथ साथ 20 स्क्वाट्स, जो जिसको आप उठक बैठक कहते हैं, तो 20 उठक बैठक करने हैं आपको और 10 आपकी पुशअप्स काउंट की जाती हैं। अगर आप ये क्वालिफाई करते हो तो आपके जो रिटन के मार्क्स हैं, अगर आप रिटन के मार्क्स के बेस पे आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी, उस मेरिट में अगर आप आते हैं तो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल आपका INS चिल्का, जो उड़ीसा में है, वहां पर आपका मेडिकल किया जाएगा और यही आपका ट्रेनिंग सेंटर भी है। आगे अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो दूसरी चीज अब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो एग्जाम के पैटर्न में आपको मैंने सिलेबस बता दिया, लेवल बता दिया और इसके साथ साथ जो मैंने पुराने पेपर्स देखे उनमें से आपका थोड़ी रीजनिंग भी पूछता है। तो जो जनरल नॉलेज वाला हिस्सा है, इसमें थोड़ी रीजनिंग भी पूछता है। रीजनिंग के साथ साथ आपकी दूसरी चीज, एक 10th तक आपने मैथ्स पढ़ी है, दैट मीन्स जो अर्थमेटिक वाला हिस्सा है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी इसमें दिए होंगे। यह है आपका एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम, रिटन एग्जाम जो आपने दिया, उसके बाद आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स में कई सारे कैंडिडेट को इस बात का कंफ्यूजन है कि सर एक बच्चा जो बिहार से आया था उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, या जो बच्चा यूपी से आया था उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं आपको, अगर आप पिछले साल की कट ऑफ देखें तो कर्नाटका का कट ऑफ सबसे कम गया, 17.5 मार्क्स, 17.5 नंबर गया कर्नाटका का कट ऑफ। और वहीं अगर आप हरियाणा का देखें तो हरियाणा का कट ऑफ था 56 मार्क्स। मतलब एक कैंडिडेट जिसने 17.5 नंबर लाए और दूसरा कैंडिडेट जिसने 56 नंबर लाए, दोनों को एक लेवल पे रख रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्टेट वाइज कट ऑफ है वो डिसाइड किया जाता है और वो डिसाइड किया जाता है नंबर ऑफ वैकेंसी के बेस पे। तो कितनी वैकेंसीज हैं उसके बेस पे वो कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। लेकिन आपको ये भी याद रहे कि कट ऑफ क्लियर करने से ये इंश्योर नहीं हो जाता कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो गया। इसलिए आपको कोशिश ये रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप कैसे स्कोर करें इन तीनों सेक्शंस में। तो अब ये भी डिसाइड होना चाहिए कि कितने नंबर आने चाहिए कि हम इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो देखिए 40+ तो कम से कम एवरेज आप मान के चलिए। आप किसी भी स्टेट से आते हैं, मैं एक रफ आइडिया ले रहा हूं कि 40+ स्कोर अगर आपका 100 में से है, और भी अगर इसको अगर थोड़ी बढ़ा लें तो कम से कम 45+ आपका स्कोर होना चाहिए। आप किसी भी जिस भी स्टेट से आते हैं, क्योंकि जिस स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट की नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन आपको जो मेहनत करनी है, बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करनी है कि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे स्कोर कर सको आप। अभी आपके पास
चूंकि मई जून के आसपास इसका एग्जाम होगा, तो आपके पास टाइम है और आप आराम से इसको स्कोर कर सकते हो। बहुत इजी सा पेपर आता है, पेपर पे बहुत ज्यादा टफ नहीं आता। जब आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता लग जाते हैं तो दूसरा जो सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसा होता है इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है आपका ट्रेनिंग का मॉड्यूल कैसा होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि जो डिफेंस की किसी भी उसकी है, चाहे नेवी की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो, तो ट्रेनिंग जो करते हैं तो पहले तो बेसिक ट्रेनिंग होती है आपकी। बेसिक ट्रेनिंग के बाद फिर आपको आपकी जो ब्रांच अलॉट होती है, या जिसको नेवी में हम ट्रेड कहते हैं, उन ट्रेड में आपको भेजा जाता है। तो अगर हम ट्रेड की बात करें और या ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आपकी जो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस वाले हैं उनको 9 वीक की ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद फिर उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग का मतलब कि पहले आपको ट्रेड अलॉट की जाएगी, दैट मीन्स आपको ब्रांच अलॉट की जाएगी। ब्रांच अलॉट करने के बाद जिस ब्रांच में आप गए हैं, तो नेवी के जहां जहां एस्टेब्लिशमेंट हैं, जहां जहां उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, वहां आपको भेजा जाएगा और फिर आपकी ट्रेनिंग वहां पर कंटिन्यू की जाएगी। अगर आप एसएसआर के लिए जाते हैं तो पहले बेसिक ट्रेनिंग जो है आपकी वो 22 वीक्स की है और उन 22 हफ्तों के बाद फिर आपको वही सेम प्रोसीजर, आपको ब्रांच या ट्रेड अलॉट की जाएगी। ट्रेड के बाद फिर आपको अलग अलग जगह पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अब ये ट्रेड्स क्या हैं, किन ट्रेड्स में आप जा सकते हैं? तो बेसिकली ये जो ट्रेड्स हैं वो 6 तरीके की ट्रेड्स हैं। तो जब आप नेवी में AA और SSR बन के जाएंगे और आपकी बेसिक ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 6 तरीके की ट्रेड्स में भेजा जाएगा। उनमें से पहली ट्रेड है आपकी सीमैन बोलते हैं उनको। दूसरी ट्रेड जो है उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। तीसरा कम्युनिकेशन कहते हैं। चौथी जो एक ट्रेड है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल्स, देन लॉजिस्टिक्स या लॉजिस्टिकल, या नेक्स्ट ट्रेड और लास्ट ट्रेड है वो है मेडिकल। अब इनका थोड़ा थोड़ा काम देखो, मैं आपको बताता हूं। जो सीमैन होते हैं इनका मेन काम ये है कि जितना भी मेंटेनेंस ऑफ शिप्स है और ऑपरेशनल ड्यूटीज जो शिप्स की हैं वो ये लोग हैंडल करते हैं। इंजीनियरिंग वालों का काम क्या है कि आपका शिप कैसे ऑपरेशनल रहे, शिप का इंजन बंद नहीं होना चाहिए। तो जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है वो इंजीनियरिंग वाले ट्रेड के बंदे उसको हैंडल करते हैं। तीसरा आपका कम्युनिकेशन में मेनली जो मॉनिटरिंग का काम है, एक शिप से दूसरे शिप को कनेक्ट करने का काम है, उनको मॉनिटर करने का काम है, ये सारा कम्युनिकेशन ट्रेड के बंदे करते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों का काम ये है कि जितना भी पावर सप्लाई है, रेडियो सिग्नल्स, रडार्स, ये सारा कैसे काम करता है, ये सारा कुछ इलेक्ट्रिकल्स वालों का काम है। लॉजिस्टिकल वाले क्या करते हैं, तो जो भी सप्लाई है शिप्स के लिए वो सारा लॉजिस्टिकल वाले काम करते हैं। इसके साथ साथ मेडिकल की भी जरूरत पड़ती है, तो नेवी के अपने मेडिकल के बंदे वो भी इन्हीं ट्रेड से होके जाते हैं। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपको कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाता है और वो स्टाइपेंड का अमाउंट है 14,600 रुपीज। मतलब इतना पैसा आपको ट्रेनिंग के टाइम पे भी दिया जाएगा। और एक बार आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आप इंडक्ट हो जाते हैं पूरे तरीके से नेवी में, आप चाहे AA के लिए हो या SSR के लिए हो, तो आपकी जो सैलरी होती है वो सैलरी रफली अबाउट जो पहली सैलरी होगी वो आपकी 45,000 के आसपास आपको सैलरी, पहली सैलरी मिलती है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो थोड़ा सा मेडिकल के बारे में भी बात करते हैं। मेडिकल में डिटेल वैसे उन्होंने पूरी लिस्ट उसमें दी है, तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जिनमें कुछ बच्चों को डाउट रहता है वो मैं बता देता हूं। कैंडिडेट बिल्कुल मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप लद्दाख वाले रीजन से आते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर का छूट दी गई है, 2 सेंटीमीटर की, और आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर तक एक्सेप्ट की जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से आते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर तक भी एक्सेप्ट की जाएगी। इसके साथ आई साइट के बहुत सारे सवाल होते हैं कि आई साइट कितनी होनी चाहिए, तो 6/6 से लेके 6/9 तक अलाउड है विदाउट ग्लासेस। लेकिन अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो 6/6 होनी चाहिए। और आपका जो अभी एडमिट कार्ड आएगा वो 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो आपका अगर मई जून में एग्जाम है तो आपके एग्जाम से लगभग 1 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। तो जितना भी आपके पास टाइम है बहुत अच्छे से तैयारी करिए और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना मैं पहले भूल गया आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। तो डॉक्यूमेंट में देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको अपना आधार कार्ड चाहिए। तो अगर आपके पास अभी फिलहाल आधार कार्ड रेडी नहीं है या आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है
तो अभी आपके पास ये जो 4-5 दिन का टाइम है, इस टाइम में आप ये काम पूरा कर लीजिए। दूसरा, आपको 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो उसको अपने पास हैंडी रखें। तीसरा, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए जिस भी स्टेट से आप आते हैं। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे और जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। चौथा, कुछ SC ST या जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो भी दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी उसकी, तो इसलिए उसको भी आप पहले से रेडी करके रखें। और आपकी जो पासपोर्ट साइज है जिसमें ब्लू बैकग्राउंड होगा, ऐसी फोटोज भी आप पहले से अरेंज करके रखें। और होपफुली इसमें सारी चीजें हमने कवर की हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो नीचे जो लिंक दी है आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। नीचे जो मोबाइल नंबर दिया है आप उस पर लिख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके जो मैसेजेस के रिप्लाई हैं वो करें। और आप सबको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन आप लास्ट डे का इंतजार ना करें इस फॉर्म को फिल करने में। कोशिश करें कि सबसे पहले आप इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि लास्ट के डे में फिर कई सारे कैंडिडेट को ये फॉर्म फिल करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और वो फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं। और आप इसलिए भी इस फॉर्म को ना छोड़ें कि मेरे मार्क्स तो मात्र 72% हैं, 70% हैं, तो एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, वो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें और बिल्कुल मन से आप तैयारी करें इसकी। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप इसको लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।